हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर राज एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल परलवानी ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही शिकायत है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ एक ही शिकायत है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते या सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ऑल का बटन सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है आप उसे सेलेक्ट नहीं करते, जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाती। तो दोस्तों, आप सब्सक्राइब के साथ साथ सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक सही समय पर पहुंचे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भारत सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की ओर से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े नियमों की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। नए नियम डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कंपनियों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले डायरेक्ट सेलर्स पर भी लागू होंगे। इस विषय पर एक्सपर्ट्स के साथ हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए नियमों के मुताबिक राज्यों को डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कंपनियों की मॉनिटरिंग के लिए मैकेनिज्म बनाना होगा। इसके साथ ही डायरेक्ट सेलर के प्रोडक्ट्स या सर्विस से अगर ग्राहक को शिकायत होती है तो जिम्मेदारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को भी लेनी होगी। ग्राहकों की समस्या के निपटारे के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। वही ग्राहकों को प्रोडक्ट या सर्विस की शिकायत ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से करनी होगी। ग्राहक की शिकायत के बाद जिम्मेदार विभाग को 48 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी और 1 महीने के भीतर पूर्ण रूप से शिकायत का निपटारा करना होगा। वही अगर 1 महीने में भी शिकायत का निपटारा नहीं होता है तो ग्राहक को लिखित में इसकी शिकायत दर्ज करानी होगी। लगातार मिलती शिकायतों के बाद सरकार की ओर से इन नियमों का पालन करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। नए नियम डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कंपनियों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले डायरेक्ट सेलर्स पर भी लागू होंगे। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर आपने ये पूरा मामला सुना, लेकिन इसको लेकर हमारे कई सारे सवाल हैं जिन पर हम विस्तार से इस पूरी पेशकश में बात करेंगे। मुख्य सवाल क्या है आपको बताते हैं। ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इसके तहत डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े नियमों की अधिसूचना जो जारी की गई है, क्या इनके जो नए नियम है इनकी इसके तहत जो ट्रैकिंग की जाएगी, क्या उसके इम्प्लीमेंटेशन पर किसी भी तरह की निगरानी यहाँ पर रखी जाएगी सरकार की तरफ से। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनियां हैं, इनकी शिकायतों के निपटारे से इन कंपनियों के बिजनेस को आगे बढ़ाने में कितना प्रोत्साहन मिलेगा, और साथ ही जिस तरह से हम डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसके साथ ही कई सारे धोखाधड़ी के मुद्दे भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कंज्यूमर वॉइस के मैनेजिंग एडिटर श्रीराम खन्ना है और साथ ही बिजनेस काउंसलर और डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट सोनू शर्मा, ये दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही आप इन नियमों का स्वागत करते हैं। लेकिन सोनू शर्मा जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, दर्शकों को हम बताना चाहते हैं विस्तार से कि ये नए नियम क्या है और किस तरह से एक्सेप्टेंस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इन अधिसूचना के बावजूद आप बढ़ती हुई देख रहे हैं। मुझे आपका आवाज आ रहा है मैम? Am I audible to all of you? जी, आपकी आवाज आ रही है हमें। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो नए नियम अधिसूचना के तहत जारी किए गए हैं उन पर अगर विस्तार से आप बात कर सकें तो। ऑलरेडी ये पेंडिंग है, बहुत सालों से वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट, और बहुत खुशी है मुझे आज, और ये सितंबर में भी इसका नोटिफिकेशन आया था और हम ड्यू था इसको, ये 1-2 महीने में आएगा ही आएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ, अपनी पूरी इंडस्ट्री की तरफ से इसको वेलकम करता हूँ। और ये एक ऐसा कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह जो उठाया गया है, जिससे जो सही काम कर रही हैं कंपनियां, जो लीगल तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रही हैं,
जो नीति आयोग भी बोलता है कि 2025 तक की इंडस्ट्री करीब करीब 65,000 करोड़ की होने वाली है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। वी ऑल वेलकम दिस ग्रेट स्टेप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये ऑलरेडी बहुत पेंडिंग था बहुत सारे सालों से, और ये नहीं होने की वजह से जो अच्छा व्यक्ति है, जो अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहा है, जो अच्छी कंपनियां अच्छे तरीके से बिजनेस कर रही हैं, उनको भी बुरे लोगों के साथ ही एक ही टेबल पर रखकर एक आम आदमी देख रहा था। अब जैसे ये रूल्स नोटिफिकेशन आए हैं, रूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और सारी अच्छी कंपनियों को उसको वेलकम करना चाहिए। हम बाद में आते हैं, लेकिन सोनू शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि कंपनियों कहा गया है कि वो एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को कंपनी में स्थापित करे। ये किस तरह के मैकेनिज्म की बात हो रही है? किस तरह से इसको स्थापित किया जाएगा? इसकी ट्रैकिंग कैसे की जाएगी? कंपनी के लेवल पर अगर मैं समझना चाहूं तो जिम्मेदारी इस अधिसूचना के बाद कितनी बढ़ गई है ताकि पारदर्शिता मेंटेन की जाए? ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये है मैम कि जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी सर्कुलेशन चला रहे हैं, ये एक्ट बेसिकली उन पे लागू होता है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी सर्कुलेशन प्रोसेस चलाते हैं। 1 रुपए का जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट, उसका एमआरपी, उसका रेट इतना ज्यादा डिमांड किया जाता है लोगों से, और वही बीच का पैसा लोगों में रोटेट किया जाता है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ। दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा उसके अंदर यह है कि रिक्रूटमेंट बेस्ड जो इंसेंटिव दिए जाते हैं कंपनीज के द्वारा, उसको रोका जाए। रिक्रूटमेंट बेस्ड रीबाइंग का प्रोसेस बहुत सारी कंपनीज में नहीं है, सिर्फ रिक्रूटमेंट बेस्ड पैसा दिया जा रहा है, जो मनी सर्कुलेशन एक्ट के अंदर भी इलीगल है। तो अभी इस लॉ के क्या कहते हैं फ्लोर पे आ जाने से बहुत सारी कंपनियां जो सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन चला रही है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, उन सब पे शिकंजा कसा जाएगा, और सही कंपनी जो काम कर रही हैं उनको बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। अभी मैं इसमें एक बात और ऐड कर देना चाहता हूं कि जितनी भी कंपनीज पिछले 4 से 5 साल के अंदर रजिस्टर्ड हुई हैं, उसमें बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन कर रही हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, और इसकी वजह से कस्टमर का बेहद नुकसान हो रहा है, और एक कस्टमर को भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि इतना पाक साफ बिजनेस, इतना शानदार बिजनेस को वो एक शक की नजर से देखने आता है, क्योंकि 10 अच्छी कंपनी रहती हैं और उसमें से एक बेईमान निकल जाती है, तो बाकी सब लोग 9 को भी बेकार तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत स्वागत योग्य एफर्ट है, और इसका जैसा कि सर बता रहे थे कि इसका इंतजार बहुत बहुत सारे सालों से था, और वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये फ्लोर पर आ गया है फंड। तो सोनू शर्मा जी, ये जो बिजनेस है ये कितना बड़ा है? और आपने यहाँ पे जिक्र किया पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स का, जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कुछ चला भी रही थी। अब इस अधिसूचना के बाद इस तरह की चीजों पर, इन तरह के मामलों पर किस हद तक रोक लगेगी? इंडस्ट्री के विस्तार को लेकर ये कितना बड़ा कदम है? अभी फिलहाल अगर हम देखें तो मार्केट कैप के लिहाज से इन कंपनीज का कितना प्रपोर्शन है, और कितनी जरूरत थी इस तरह की अधिसूचना की, ताकि ग्राहकों को यह समझ में आए कि उनकी हितों का ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई है, एक बॉडी है जो जिम्मेदारी लेती है, और आप अपनी शिकायत भी उन तक पहुंचा सकते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और सब लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग जो अच्छी कंपनी है, जो सही कंपनीज कर रही हैं, एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें 100% वाइट की ट्रांजैक्शन होती है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, और कस्टमर को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, कि जो सही कंपनीज हैं उसमें कोई भी बिलिंग, कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल किया जाता है तो उसके ऊपर प्रॉपर बिल कटता है। आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपनीज डिपॉजिट करती हैं पर मंथ। नंबर 3, आपको जो भी कमीशन आता है वो टीडीएस करके, टैक्स कट के ही आता है। ये एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां 100% ट्रांसपेरेंसी होती है और लीगल सिस्टम अपनाया जाता है। आज ये करीब करीब 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री है। नीति आयोग का खुद का ये मानना है, केपीएमजी का खुद का ये रिपोर्ट है कि अगर ये इंडस्ट्री सही रही तो 2025 तक करीब करीब 65 से 70,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, जहां एक आम भारतीय को रोजगार मिलने की अपार संभावनाएं हैं। आज हिंदुस्तान में आपको पता है कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोगों को नौकरी की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम सीमा पर है। ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से मुक्त, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग बाग, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकती है बनस्पत। इस पे आज ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये ठीक तरीके से अगर लागू हो जाए, क्योंकि ठीक तरीके से लागू होना बहुत जरूरी है। कानून तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से हो जाए तो मैं आपको बता सकता हूं कि 2025 में ये एकमात्र ऐसा उद्योग है जो बहुत सारे लोगों को, हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। जहां तक एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी की बात है तो लगभग 7 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जिनको रोजगार मिल रहा है इस इंडस्ट्री के जरिए, और उसमें भी खास बात यहाँ पर यह है, उल्लेखनीय बात यहाँ पर यह है कि 50% से ज्यादा तो इसमें महिलाएं हैं। जी सोनू जी। मैम, हम लोग जब इस नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा कर रहे थे बहुत साल से, आई एम इन द इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स, हम लोग का डिमांड था कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जब तक एक एक्स अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट नहीं करता खोल ही ना सके। हमारे बहुत सारे सजेशंस थे, बहुत सारे हम लोगों ने सुझाव सरकार को दिए, प्रीवियस गवर्नमेंट को भी दिए, और ये जो ये नया गवर्नमेंट है यहाँ पर भी बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बैक टू बैक फिक्की के साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन में थे, टच में थे कि एक लमसम अमाउंट भी एज अ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कराए कोई भी कंपनी अगर अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू करना चाहती है। बिकॉज होता क्या है, 4 कंप्यूटर लगाए, 4 लोग बैठे और अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू कर लिया, और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर कुछ भी ऊट पटांग बेचना शुरू कर दिया। वो प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए जिसका रीबाइंग ही नहीं है, वो प्रोडक्ट जिसका क्वालिटी बहुत खराब है, वो प्रोडक्ट जिसका प्राइस इतना ज्यादा है कि एक आम आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा है। अब इस नोटिफिकेशन के द्वारा सर जो बता रहे थे खन्ना साहब, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि असली और नकली, जिसको कहते हैं दूध और दूध, दूध का दूध, पानी का पानी, ये हो जाएगा। और एक कंज्यूमर जो एक सयाना कंज्यूमर है, एक सया कस्टमर है जो अपना करियर बनाना चाहता है इस फील्ड में, वो बिंदास होकर इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकता है और अगले 4 से 5 साल के अंदर अपने सारे के सारे सपनों को पूरा कर सकता है। अच्छा, जिस शिकायत के निपटारे की हम बात कर रहे हैं सोनू जी, ये ग्रीवांस रेड्रेसल की पूरी प्रक्रिया क्या होगी? अगर मैं एक ग्राहक हूं जिसे अपनी शिकायत का निपटारा करवाना है या अपनी शिकायत पहुंचवानी है, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी? किस तरह से मुझे अप्रोच करना होगा और शिकायत का निपटारा कैसे होगा? मैम, उसके लिए पूरा नोटिफिकेशन एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि नया नया नोटिफिकेशन अभी पूरा पब्लिश हुआ है। उसमें क्या अमेंडमेंट किए गए हैं, क्योंकि सितंबर में भी ये नोटिफिकेशन आया था, 2014 से चल रहा है ये एक्चुअली प्रोसेस। तो एक बार उसको पढ़ना पड़ेगा कि क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, उसके बाद इसके बारे में बात की जा सकती है। खन्ना जी, कहीं ना कहीं अगर हमें इस कारोबार को आगे बढ़ाना है सोनू जी, तो इस तरह के नोटिफिकेशंस के अलावा इनोवेशन की भी तो जरूरत होगी इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए आज का जो मार्केट है वो काफी बड़ा है। केवल डायरेक्ट सेलिंग तो एक जरिया नहीं है जहां से लोग खरीदारी कर रहे हैं, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन की दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, गहरी होती भी जा रही है। कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिशन तो है ही, किस तरह के इनोवेशंस की जरूरत है? इनोवेशंस आएंगे तो वहां पर एक ग्राहक की सुरक्षा का भी सवाल आएगा और कारोबार में पारदर्शिता का भी सवाल आएगा, तो कैसे आगे बढ़ा जाए? पहले तो मैडम मैं आपको ये बता दूं कि जो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू प्रोडक्ट का खरीद फरोख्त होता है और सेल परचेज होता है, और जो दूसरा माध्यम है प्रोडक्ट को सेल और परचेज करने का, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। पहली बात तो जितना भाई अच्छा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मैं नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूंगा, ABCDEF जो भी कंपनीज हैं जो अच्छे तरीके से डायरेक्ट सेलिंग करती हैं और जिनमें रीबाइंग होती है। रीबाइंग का मेरा मतलब बड़ा सीधा सा है कि एक ही प्रोडक्ट को बार बार बेचा जाता है और खरीदा जाता है, एक ही कस्टमर एक ही प्रोडक्ट को बार बार बाय करता है। तो इनोवेशन इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कंपनी तभी ही बड़ी होती है जब एक ही कस्टमर उसी प्रोडक्ट को बार बार खरीदता है, और बार बार तभी खरीदेगा जब उसका क्वालिटी, उसका वैल्यू और उसका प्राइस उसको माफिक लगेगा बाजार के मुताबिक। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए कि वो इनोवेटिव रहेगी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में, क्योंकि उसका प्रोडक्ट अगर बार बार बिकेगा नहीं तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर असली और नकली का भेद मालूम चलेगा, क्योंकि जो नकली कंपनी रहती है वो रिक्रूटमेंट पे पैसा देती है। आपने किसी एक व्यक्ति को रिक्रूट किया एंड यू विल अर्न 10,000 रुपीज और 5,000 रुपीज, उसके बाद वो बाइंग करे कि ना करे किसी को कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो रिक्रूटमेंट पे पैसा नहीं होता, वो रीबाइंग का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं अपने प्रोग्राम्स में भी बोलता हूँ कि ये कल्टीवेशन का बिजनेस है, हंटिंग का नहीं है। जो नकली कंपनी है वो हंटिंग करती है बेसिकली। तो इनोवेशन करना पड़ेगा सारी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। प्राइसिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ई कॉमर्स के ऊपर आपको पता है कि टफ कंपटीशन है। तो सारी कंपनीज को अपने प्राइस के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। क्वालिटी नो डाउट वैसी रखनी पड़ेगी कि एक ही कस्टमर वही प्रोडक्ट को बार बार बाय करे। महिलाओं के रोल में सोनू जी कितना और इजाफा हो सकता है? क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं एज एन एम्प्लॉय ट्रस्ट फैक्टर भी लेके आती हैं, स्पेशली अगर मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहूँ। अब जिस तरह से हम महामारी से भी गुजरे हैं, आगे चलते हुए क्या आपको लगता है कि जो प्रपोर्शन हम विमेन का देख रहे हैं इस पूरे सेक्टर में, इसमें इजाफा होगा या इस पर भी खास फोकस देना चाहिए कंपनियों को?
पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ मैडम। जो 50% आपने पार्टिसिपेशन की बात की है लेडीज की, महिलाओं की, वो 50% पार्टिसिपेशन हिंदुस्तान का डेटा नहीं है, वो आप ग्लोबल डेटा की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अभी ये डेटा बहुत कम है जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है। अब चूंकि इस नोटिफिकेशन के बाद, इस प्रोटोकॉल के बाद, इस रूल्स रेगुलेशन के बाद, इस लॉ के बाद मेरे को 100% ये श्योरिटी है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, क्योंकि जो 50% का डेटा आप बता रहे हैं वो ग्लोबल डेटा है। हिंदुस्तान के हिसाब से ये 50-50 का रेशियो अभी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है महिलाओं के लिए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो महिलाएं अपने घर में बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं। वो सिर्फ घर में बैठ के अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ, अपने इन लॉज को देख रहे, अपने हस्बैंड की सर्विस के साथ साथ अपने घर में बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं। उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। दरअसल रजत आज बहुत सारी बैनर्जी जो महिलाएं डरती हैं इस बिजनेस से। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन, उनके जरिए जो स्टेटमेंट आई है, मैं वही स्टेटमेंट का जिक्र यहाँ पर कर रही हूँ, जहां पर उन्होंने खासतौर से लिखा हुआ है कि 50% यहाँ पर महिलाओं को लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जाता है इस सेक्टर की वजह से, की तरफ से। मैडम वो ग्लोबल डेटा है मैडम। हिंदुस्तान में 50% और 50% का रेशियो नहीं है। आई एम इनटू द फील्ड फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स। अगर मैं प्रोग्राम करता हूँ कहीं 10,000 लोगों का, तो उसमें 1,000 लेडीज होती हैं और 9,000 जेंट्स होते हैं, राइट। तो वो ग्लोबल डेटा है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो डेटा ग्लोबल है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा वैक्यूम है, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए कि वो फ्रंट में आ सकती हैं और उनमें काबिलियत है। महिलाओं में मैं हमेशा से मानता हूं कि पुरुषों से ज्यादा काबिलियत होती है इस बिजनेस को बिल्ड करने की। अब वो एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में इस बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगी इस नोटिफिकेशन के बाद। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 4-5 साल के अंदर बहुत बड़ा काम हो सकता है इस फील्ड में ड्यू टू दिस नोटिफिकेशन। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बार फिर से ग्राहकों की सुध आई है, जिसके चलते हमने ये अधिसूचना और ये नियम जारी होते हुए देखा है। एक बार फिर से डायरेक्ट सेलिंग जो एक सेक्टर है, लगातार सवालों के सर्कल में घिरा रहता है इन टर्म्स ऑफ पारदर्शिता, और जिस भी तरह कि यहाँ पर मनी मेकिंग प्रैक्टिसेस हमने होती हुई देखी हैं पिछले दिनों, इसको लेकर कवायद एक बार फिर से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं कि ये सेक्टर आगे बढ़ते हुए कॉम्पिटिशन को फेस करने में कामयाब रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर किंग में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें।